मॉर्निंग एवरीवन। हम थे इंश्योरेंस क्लेम पे, और इंश्योरेंस क्लेम में लास्ट डिस्कशन वाज ऑन ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पे पूरा प्रोसीजरल डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी का कॉन्सिक्वेंशियल लॉस यानी ड्यू टू फायर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो सफर करती है कि उस इंटरप्टेड पीरियड में कंपनी रेगुलर लेवल पे सेल कंडक्ट नहीं कर पाती है, तो जितना भी उन्हें लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, जिसका कैलकुलेशन हमने किया था। दो मेन पार्ट थे क्लेम में। पहला, क्लेम फॉर द लॉस ऑफ सेल, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल पे जो लॉस हुआ वो, और सेकंड पार्ट था हमारा एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, यानी उस इंटरप्टेड पीरियड में यदि हम अपनी सेल कुछ भी करने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं, क्लेम मिलता है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। मेन फैक्ट्स: डेट ऑफ फायर सितंबर 1, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ का हमने पॉलिसी लिया था। तो पहले आप चेक कर लिया जाए, पॉलिसी 6 मंथ का है और कितना है, 1 to Feb 1, एग्जैक्टली 6 मंथ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 5 मंथ का इंटरप्शन पीरियड आ रहा है। फाइन, तो हमें इस इंटरप्शन पीरियड का क्लेम मिलेगा क्योंकि ये हमारे पॉलिसी टर्म के अंदर है। सेल्स वर 6 लाख फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल हमें दी है। ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल दी है, ये किस काम आती है? दिस वन, सेल ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जीपी रेट कैलकुलेट करने के काम में आएगी ये सेल हमारी। 3 तरह का सेल चाहिए आपको यहाँ पे, 4 सेल चाहिए इवन। पहला सेल चाहिए इंटरप्शन पीरियड का सेल, और उसी इंटरप्शन पीरियड में प्रीवियस ईयर का सेल। तीसरा सेल चाहिए हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का सेल फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीपी। और चौथा सेल चाहिए डेट ऑफ फायर से प्रीसीडिंग 12 मंथ का सेल फॉर इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, तो ये हमें दिया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का सेल, तो ये हमारे काम में आएगा जीपी रेट के लिए। फाइन, नेक्स्ट वन, नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ प्रीवियस ईयर। रेट ऑफ जीपी इज 18%। 67,500, ये इस साल इंटरप्शन पीरियड जो हुआ, एक्चुअली फायर से जो डिस्ट्रप्शन पीरियड है उसका सेल दिया हुआ है। एनुअल 12 मंथ मिल गया, सीधा सीधा दे दिया। पीरियड, करस्पेंडिंग पीरियड में क्या हुआ है वो हमें सीधा सीधा दे दिया, यानी इंटरप्शन पीरियड के प्रीवियस ईयर का। परफेक्ट, वेरी गुड। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, रिड्यूस टर्नओवर, अवॉइडेड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब जो हमने एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग किया उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा सेल कंडक्ट हुआ, ये टर्म याद रखिएगा। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, रिड्यूस्ड टर्नओवर, टर्नओवर जो कम हो रहा था उसको अवॉइड किया। कितना कम होने से अवॉइड किया, किस वजह से ये टर्नओवर हुआ, उस पीरियड में सेल करने, तो सेल कैसे हुई, एक्सपेंस से। देखो डिफरेंस समझना गाइस, उस इंटरप्टेड पीरियड की सेल कितनी है, 67,500 है। इंटरप्टेड पीरियड की सेल तो 67,500 है, लेकिन लेकिन फिर ये 30,000 क्या है,
परफेक्ट। ये 30,000 है उन एक्सपेंसेस की वजह से हुई सेल, जो हमने एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग किया ना 12,000 का, इसकी वजह से कितनी सेल हुई है, इस खर्चे ने हमारी कितनी सेल रिड्यूस होने से बचाई है। तो ये सेल काम में आएगी एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग की कैलकुलेशन में। तो लैंग्वेज का गेम है। इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी 2% और इंक्रीज इन टर्नओवर 10%। तो ये ट्रेंड मिल गया आपको, जीपी रेट का ट्रेंड दे दिया और टर्नओवर का ट्रेंड दे दिया। ठीक है, चलिए। सो एक फॉर्मूला और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखवा दूंगा, वो उस पार्ट में जब एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकालते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे और ऐड कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। उसकी जगह ये फॉर्मूला और साथ में ऐड कर दीजिए वहीं पे। ऑल्टरनेटिवली we can use this formula, net profit plus insured standing charges divided by net profit plus all standing charges। चलिए, let's start the solution। स्टेप नंबर, जीपी रेट गिवन है परसेंट और में ट्रेंड भी गिवन है। स्टेप नंबर 1, जीपी रेट मिल गया हमारा 20%। कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 2, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए, की उसी पीरियड की सेल। इंटरप्शन पीरियड प्रीवियस ईयर, तो सेल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरप्शन पीरियड। मैं डेट डाल देते हैं, डेट ले लेते हैं। डेट है हमारी, अच्छा ईयर भी नहीं है तो बस सीधा सीधा लिखते हैं, सेल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड 2,35,000। कॉरस्पॉन्डिंग मंथ की सेल है 2,25,000 एंड वी नो यहाँ पे एक क्या है, ट्रेंड है। एड इंक्रीज 10% का ट्रेंड है। $2,47,500 लेस सेल ऑफ इंटरप्टेड पीरियड। Actual sale in the interrupted period, it is 67,000 only।
Short sale. Short sales is 1,80,000 rupees. 1,80,000 rupees. GP on short 36,000. ये मिल गया हमें पहला अमाउंट ऑफ क्लेम, पहला अमाउंट ऑफ लॉस एक्चुअली, कि कितना हमारा शॉर्ट सेल पे जीपी का लॉस हुआ. ओके, गॉट इट. कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट पॉइंट. इंश्योरेबल अमाउंट के लिए चाहिए हमें एडजस्टेड टर्नओवर, एनुअल. इसका मतलब आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने की से. तो हियर इट इज immediately preceding the date of fire. 6 lakh. $7,26,000. GP honest. Lakh 26,000 पे 20%. 1,02,00,000 insurable amount. Next point, additional cost of working. Additional cost of working. Point number, actual expenses, 12,000. Point number B, GP on the sale due to such expenses. GP on the sales due to such expenses. इन expenses की वजह से reduce turnover कितना avoid हुआ? That was 30,000, 6,000. Point number C, the formula. Actual expenses multiply by NP plus ISC divided by NP plus ASC. Net profit plus insured standing charges divided by net profit plus all standing charges. So the actual expenses is of 12,000. देखिए, net profit for the preceding financial year 36,000 plus insured standing charges 72,000. और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में कोई बात किया है? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में कोई बात किया है? कहाँ? Where it is?
ये तो सेविंग है. वेयर इज द टोटल स्टैंडिंग चार्जेस? वेयर इट इज? नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, चलिए ये तो लेते हैं. नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 36,000, 72,000. अब देखो एक कैलकुलेशन. लास्ट ईयर सेल कितना हुआ था? 6 लाख का 18%. 1,08,000. सर ये लास्ट ईयर का जीपी था. व्हाट माय पॉइंट? लास्ट ईयर का एनपी कितना था? 36,000. जीपी में से एनपी निकालते हैं, कितना हुआ? 72,000. तो यही हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं भाई. जीपी आया, जीपी में से एनपी माइनस किया, तो स्टैंडिंग चार्जेस आने चाहिए. स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 72. तो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही हमारे 72 थे, और वही सारे के सारे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंश्योर्ड है. तो सारे इंश्योर्ड है, यानी यहां पे हमारे पास अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है ही नहीं. तो ये कैलकुलेशन दिखा के और हम एक अजम्पशन डालेंगे यहाँ पे नीचे. नीचे एक वर्किंग नोट बना दीजिए कुछ लाइंस छोड़ के. GP of the previous year 6 lakh multiply by 18%. Like 8,000 less 6,000, standing charges 72,000. So it is assumed that all standing charges, then it is assumed that all standing charges are insured. So it is assumed that all standing charges are insured. तो हमारे oh, 6,000. So एडिशनल वर्किंग का, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग का जो क्लेम हमें मिलेगा वो मिलता है लीस्ट ऑफ एबीसी, एंड इट इज 6,000. आप यहां एक बार सोल्यूशन में देख लीजिएगा. इस क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. 3,60,000 प्लस 72 प्लस 6. चलिए ये तो मिसप्रिंट मान लेते हैं, ये 36 होना चाहिए. बट व्हाट अबाउट दिस 6? कहां से लाए हो? कहां से लाए हो? बताओगे? नहीं बताएंगे. ये कहां से लाए नहीं बताएंगे. अजम्पशन लिया है नहीं बताएंगे. कुछ नहीं बताएंगे. ठीक है. सो हमने अजम्पशन लिया है और हमने बता दिया है कि हमने क्या अजम्पशन लिया है. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. अमाउंट ऑफ लॉस. पहला जीपी ऑन शॉर्ट सेल. जीपी ऑन शॉर्ट सेल, जीपी ऑन शॉर्ट सेल 36,000. एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग 6,000.
less saving in ISC, saving in insured standing charges. कितना सेव किया भाई? 4500 रुपीज। ₹37,500। हमारा नेट लॉस हुआ है 37,500 रुपीज। एंड इस नेट लॉस के क्लेम के लिए अमाउंट ऑफ क्लेम का क्या? हमारा इंश्योरेबल अमाउंट था 145,200। इंश्योरेबल अमाउंट वाज 145,200 और एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन फॉर वेयर इट इज इंश्योरेंस पॉलिसी, ये रहा 1,08,900। कम की इंश्योरेंस पॉलिसी लिए एवरेज क्लॉस तो अगेन अमाउंट ऑफ क्लेम अमाउंट ऑफ क्लेम नेट लॉस मल्टीप्लाई बाय इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। Insured amount is 1,08,900 divided by insurable amount 1,45,200. Amount of claim will be 28,125 rupees. So here it is. Calculations. समझ में आ गया सारा कैलकुलेशन एक बार फिर? इस तरह से बहुत इजी है यार, इंफॉर्मेशन उठाना है बस सिंपली क्वेश्चन के गिवन लैंग्वेज से, उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं with some more different information. Question number 10. So first you guys read this question. पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा आप पहले और देखिए यहाँ से क्या फैक्ट्स आप निकाल के लाते हैं।
सो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? A fire occurred on 15th March in the premises of Omega. A loss of profit policy was taken. 80,000 पॉलिसी अमाउंट मिल गया, इंश्योर्ड अमाउंट मिल गया. इंडेमनिटी पीरियड वाज 3 मंथ. नेट प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 यानी पिछले अकाउंटिंग ईयर का नेट प्रॉफिट 56. स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड 49,600. क्वार्टरली टैक्स रिटर्न, मैंने बोला था ना कहां से ढूंढ के लाओगे डेटा, तो बोले सर जो क्वार्टरली जीएसटी का रिटर्न भरा था ना हमने, वो टैक्स रिटर्न से हम क्वार्टरली सेल्स उठा के लाए सर, और ये रहा हमारा क्वार्टरली सेल. सो अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल अवेलेबल है वो क्वार्टरली मोड में अवेलेबल है. पहले आप डेट्स फाइनल कर लो कि आपको किन डेट्स की सेल चाहिए. जस्ट फाइनलाइज द डेट्स. एक तो प्रीवियस ईयर की, पूरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की. फाइनेंशियल ईयर ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है. ईयर एंडेड, देखो जी देखो, ईयर एंडेड मिल गया एक वर्ड. कैलेंडर ईयर चल रहा है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर. तो ईयर एंडेड के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, तो पहले तो मुझे पिछले पूरे साल की सेल चाहिए. पूरे साल की सेल का मतलब जनवरी से दिसंबर. आग कब लगी? 21 में. तो 2020 की पूरे साल की सेल चाहिए. ये रहा जनवरी से स्टार्ट होने वाला क्वार्टर और दिसंबर को एंड होने वाला क्वार्टर. ये तो हो गई आपके पास पूरे साल की सेल. ये पूरे पिछले साल की सेल. समझ में आ रहा है? 5,30,28,000. दूसरा हमें क्या चाहिए सर? इंटरप्टेड पीरियड की सेल. अब इंटरप्टेड पीरियड की सेल के लिए इंटरप्टेड पीरियड की डेट्स मालूम हो, डेट बाय डेट चलना पड़ेगा. चलिए वो भी यहां से ढूंढ लेते हैं. एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले जीपी रेट. जीपी रेट के लिए चाहिए प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट 56,000. स्टैंडिंग चार्जेस 49,600. 56,000 प्लस 49,600 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का सेल. और प्रीवियस ईयर का सेल अभी कैलकुलेट किया हमने 5,28,000. सेल ऑफ प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन को प्लीज यहां शो करें आप लोग.
142, 1 lakh, 120, and plus 166. कितना परसेंट आ रहा है जीपी रेट? 20%. तो जीपी रेट कम्स एट 20%. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल. तो इसके लिए पहले हमें चाहिए कि प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल. हमारा डेट ऑफ फायर क्या है? 15 मार्च. और इंडेमनिटी पीरियड हमारे पास है 3 मंथ का, और कोई नहीं दे रखा इंटरप्शन पीरियड के बारे में. तो 15 मार्च से 3 महीने, सेल चाहिए 15 मार्च 20 से 15 मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 15 जून 20. ये आग लगने वाला पीरियड था 15 मार्च 21 से 15 जून 21. यही बोल रहा है. 15 मार्च 21 को आग लगा. 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है, यानी 15 जून 21 तक इंटरप्टेड रहे हम. 15 जून 21 तक इंटरप्टेड रहे हम. इसका कॉरस्पॉन्डिंग पिछले साल का पीरियड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पिछले साल का पीरियड, यानी 15 मार्च 2020 से लेके 15 जून 2020, इस पीरियड की सेल चाहिए. ढूंढने चलते हैं. 15 मार्च 2020 से 15 जून 2020 मेरे को सेल मिला है 1 अप्रैल से 30 जून. मेरे को सेल मिला है 1 अप्रैल से 30 जून. इसमें 15 मार्च से 1 अप्रैल की सेल गायब है, और इसमें 16 जून से 30 जून की सेल जुड़ी हुई है. समझ रहे? 15 मार्च से लेके 16 मार्च से लेके 30 मार्च 31 मार्च तक की सेल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और 16 जून से लेके 30 जून की सेल वो इसमें है जो मुझे नहीं चाहिए. 16 मार्च से 31 मार्च की सेल ये मुझे चाहिए, जो कि उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. और 16 जून 20 से 30 जून 20 ये मुझे नहीं चाहिए, ये उसमें इंक्लूडेड है. तो फाइनली क्या लेंगे हम लेंगे 15, मैं डेट वाइज डेट बता रहा हूं, 16 मार्च 20 से 31 मार्च 20 की सेल कितनी हो गई? 28,000. फिर 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 20 तक की सेल कितनी हो गई? 1 लाख. और इसमें से निकाल देंगे 16 जून से 30 जून की सेल 24,000. डन. अब ट्रेंड तो कुछ है नहीं. सेल ऑफ 15 मार्च 21 से 15 जून 21 जो हमारा इंटरप्टेड पीरियड था, एक्चुअल सेल ऑफ द इंटरप्शन पीरियड. इंटरप्टेड पीरियड की एक्चुअल सेल ढूंढो.
इंटरप्टेड पीरियड की एक्चुअल सेल ढूंढने के लिए चलेंगे, तो इंटरप्टेड पीरियड की एक्चुअल सेल ढूंढने के लिए देखिए डेट बाय डेट कैसे जाएंगे इंटरप्टेड पीरियड की एक्चुअल सेल की तरफ। तो यहां पे हम लेंगे पहले तो 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21 की सेल। देखो इसी पीरियड में यहां पे ये है हमारी वो सेल 40,000 रुपीज, लेकिन इसमें 16 मार्च वाली सेल ऐड करनी है और ये जून वाली सेल हटानी है, तो इट इज नील। फिर 1 अप्रैल से 30 जून 21 40,000, और फिर 16 जून से 30 जून की सेल जो हटा देनी है, ये आ गई आपकी शॉप सेल्स। बोलो जी, डन है, क्लियर है? ओके, जीपी ऑन शॉर्ट सेल। तो भाई लोगों, तो जनता यहां तक एक बात ये समझ में आई कि इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट ये था डेट बाय डेट क्वेश्चन में से डिजायर्ड पीरियड का सेल उठा के लाना था। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है उस पे हम ना डेट बाय डेट कैलकुलेशन अप्लाई करना था। दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस क्वेश्चन, यही मेन था इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट। उसके लिए चाहिए हमें एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर बोले तो आग लगने की डेट से पहले के 12 महीने, पहले वो डेट लिख लेते हैं। सेल्स ऑफ 15 मार्च 20 से लेके 16 मार्च 20 से लेके 15 मार्च 21, ये है ना आग लगने के पहले के जस्ट 15 महीने 12 महीने। ये है आग लगने के जस्ट पहले के 12 महीने। मुझे आग लगने के जस्ट पहले के 12 महीने की सेल चाहिए सर, ये रहा वो 12 मंथ पीरियड जस्ट बिफोर द फायर अकर्ड। तो पहले आप उठाओगे 16 मार्च से 21, 16 मार्च 20 से 31 मार्च 20, 16 मार्च 20 से 31 मार्च 20, 28,000। और अब क्वार्टर बाय क्वार्टर जो क्वार्टर्स अवेलेबल है उन्हें सीधा सीधा उठा लें। अप्रैल 20 से जून 20, जुलाई से सितंबर, दिसंबर, ये हो गए 4 क्वार्टर पूरे। ले आओ इन 4 क्वार्टर्स की सेल। अप्रैल 20 से 30 जून 20 कहाँ है? यहां से शुरू करेंगे, 2 3 4, ये 4 क्वार्टर 1 120 166
पर एक चीज इसमें 15 दिन की सेल ज्यादा आ गई सर। 16 मार्च 21 से 31 मार्च 21 कितनी है? नील। समिट अप टोटल लगा लीजिए। $5,44,000 जीपी। ये हमारा आ गया इन अमाउंट। दिस इज आर इंश्योरेबल अमाउंट। बताइए कैलकुलेशन में कोई डाउट? तो डेट बाय डेट कैलकुलेशन का प्रोसीजर समझ में आ गया हमें? परफेक्ट। इंश्योरेबल अमाउंट पे पहुंच गए सर। देन व्हाट? एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग डू वी हैव? नहीं जी, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। नेट क्लेम, नेट लॉस, नेट लॉस में कुछ बोलने को है ही नहीं। हम सॉल्वेज भी नहीं है, सॉल्वेज भी नहीं है सॉल्वेज? सॉल्वेज है? कहाँ है? नहीं है बेटा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग ही नहीं है तो मुझे एबीसी निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एबीसी वाला पोर्शन ही भूल जाइए। और सेविंग नहीं है तो नेट लॉस वाली बात ही नहीं है, जो लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल हुआ है वही हमारा क्लेम अमाउंट, लॉस अमाउंट है। बट एवरेज क्लॉज लगेगा क्या? एवरेज क्लॉज लगेगा क्योंकि पॉलिसी हमने 80 के लिए रखी है सिर्फ, तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल देते हैं सीधा। लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल 3,000, इंश्योर अमाउंट 3,800। $10,300 बेटा। इंश्योरेबल अमाउंट इनका कुछ अलग है, सेल में देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में। आग लगने से जस्ट प्रीवियस ये हमारा क्लेम अमाउंट आ गया, इसमें कोई डाउट? कैलकुलेशन क्लियर? ये तो हुआ सीधा सीधा एक प्रोसीजरल वे जिसके थ्रू हमने ये कैलकुलेशन समझा।
अब यहां थोड़ा स्मार्टनेस, जो कि अजम्पशन बेस्ड है। अब अजम्पशन बेस्ड क्या चीजें हैं, अजम्पशन हम यहाँ किस तरह की ले सकते हैं, तो एक अजम्पशन आप यहाँ पे एक पैटर्न पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये- हेलो। हेलो हेलो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें यहाँ पे तो सिर्फ लास्ट ईयर तक का ही सेल चाहिए था, इन्होंने 2-3 साल का पुराना सेल क्या दिया हमको, क्या सोच के दिया, क्या काम आएगा। तो सर यहाँ से एक अजम्पशन हम मार्क कर सकते हैं, हम एक अजम्पशन के बारे में सोच सकते हैं। हम यहाँ से एक ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं, एक ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं। हम पिछले 3 साल की सेल्स, हमारे पास टोटल एनुअल सेल अवेलेबल है लास्ट 3 इयर्स की, उन 3 इयर्स की एनुअल बेसिस पे ये चेक कर सकते हो कि क्या सेल में कोई ट्रेंड दिख रहा है। तो वो एक अजम्पशन हम यहाँ देख सकते हैं। तो उसके लिए एनुअली ईयर बाय ईयर जो सेल गिवन है उसकी टोटल से एनालाइज करो, इज देयर एनी ट्रेंड इन सेल्स। गाइस, some network issue is here, let me resolve it। होल्ड कीजिएगा प्लीज, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है।
ठीक है गाइस, सो जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है आप अपना स्टडी मटेरियल में चेक करिए, टोटल सेल लगाएं। सो मैं यहाँ देख सकता हूँ, मेरे हिसाब से 2018 में सेल का टोटल है 4,36,000। 2019 में सेल का टोटल है 4,80,000 और 2020 में सेल का टोटल है 5,28,000। So constantly we can see a rise in the sale every year. हर साल सेल इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है उसको चेक करने के लिए 18 और 19 का डिफरेंस देखें तो वह 44,000, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेट 10% इंक्रीज होके आ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेट 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वापस देखें तो नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज आया है सेल में। नेक्स्ट ईयर सेल में इंक्रीज आया है 48,000, अगेन अप्रोक्सीमेट 10%। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेट 10% का सेल इंक्रीज हो रहा है। तो जहां भी हमने सेल ऑफ प्रीवियस ईयर लिया है वहां हम एक ट्रेंड अज्यूम कर सकते हैं। तो वो दो जगह आएगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग सेल में 10% का ट्रेंड और एक एनुअल टर्नओवर में 10% का ट्रेंड। तो जो दो जगह हम ये ट्रेंड कंसीडर करके दो जगह हम ये ट्रेंड कंसीडर करके अपनी कैलकुलेशन में इस ट्रेंड को डाल सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको वहां पे देखना है, जहां अजम्पशन लेके आप ट्रेंड पिक कर सकते हैं कि आपको यदि पिछले 3-4 साल का सेल दिया है तो बेटर कि आप उस वो 3-4 साल के बेस पे को फाइंड आउट करें और ट्रेंड को कंसीडर करते हुए डिफरेंस उस अजम्पशन को फॉलो करें और अपनी सेल को इंक्रीज करें। ओके, नाउ इट्स विजिबल। यहाँ पे ये 18 का सेल था, ये 19 का सेल था, ये 20, यहाँ से यहाँ 10% का इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ 48,000 अगेन 10% का इंक्रीज है। सो वी कैन टेक ट्रेंड ऑफ 10% इन सेल्स। अब वो ट्रेंड आप कहाँ कहाँ यूज करोगे? फर्स्टली वी विल यूज दैट ट्रेंड हियर, यहाँ पे ट्रेंड यूज करेंगे। यदि मैं यहाँ पे ट्रेंड यूज करता हूं तो क्या चेंज आता है? इट विल बी 1,14,400, जिसमें से 34,000 माइनस करने के बाद यहाँ आपको सेल बचेगा हाउ मच? 80,400। और 80,400 पे 20% यदि मैं लूंगा 16,080 रुपीज की मेरे पास जीपी की शॉर्ट सेल आएगी। देन एनुअल टर्नओवर है इंश्योरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन में, तो यहां भी मैं ट्रेंड यूज करूंगा। $54,400, 5,98,400 और 5,98,400 पे जीपी 20%, 1,19,600। यहाँ पे हो गया आपके पास 16,080, तो यहाँ हो गया 1,19,680। देन योर क्लेम अमाउंट विल बी
10,749 रुपीज। तो फिर ये आपका क्लेम अमाउंट बनेगा। समझे गणित? तो ये एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर जिसे आपको ध्यान रखना है। यहां हम ट्रेंड विजिबल है, हम उस ट्रेंड को यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ट्रेंड शुड बी क्लियर। एवरी ईयर देयर मस्ट बी सम इंक्रीज और एवरी ईयर देयर मस्ट बी सेम डिक्रीज, देन वी कैन कंसीडर द ट्रेंड। डन? चलिए, some true and false are there. The first one is salvage of stock means stock saved during accident. Yes, salvage किसे बोलते हैं? जो सर हमने एक्सीडेंट के टाइम पे बचा लिया। Unusual item and defective item is separate under insurance claim. नहीं, इंश्योरेंस क्लेम में डिफेक्टिव आइटम या अनयूजुअल आइटम को अलग नहीं कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम तो पूरे आइटम का ही किया जाता है। इट्स फॉल्स। Defective item means goods which cannot be fetched the usual rate of GP. Yes, defective item का मतलब हम यहाँ उन items की बात कर रहे हैं जिन पे हमें वो rate of GP नहीं मिलती है जो हमें usually बाकी पे मिल रही है। Average clause is applicable in case of under insurance. True. Under insurance के केस में ही average clause applicable होता है। A memorandum trading account is to be prepared to ascertain the value of stock on the date of fire. Yes, true. A marine insurance policy is taken to cover the claim for loss of stock. नहीं जी, मराइन पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉस ऑफ स्टॉक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का केस लड़ रहे हैं यहाँ पे। The amount paid by insured to insurer as a consideration is known as premium. Yes. इंश्योरर को, इंश्योरर जो अमाउंट पे करता है, इंश्योर्ड जो अमाउंट पे करता है इंश्योरर को, उसे प्रीमियम बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन परचेज। क्या बात कर रहे हो जी, इट इज परसेंटेज ऑन सेल्स। स्टैंडर्ड टर्नओवर करस्पॉन्डिंग विद द, कौन सा लेते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर? करस्पॉन्डिंग विद द इंडैम्निटी पीरियड। अंडर इंश्योरेंस क्लेम स्टैंडिंग चार्जेस मीन, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे। इफ द पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इट कॉल्ड, नहीं, मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक देन इट कॉल्ड ओवर इंश्योर्ड। ठीक है, सो आपके पास 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर देयर टू डू, जहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये 3 क्वेश्चन और होते हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीट। सो गाइस, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी के पास भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो उस पर हम बात करते हैं। तो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। कोई डाउट वैसे तो नहीं आने वाला, आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। डन है? ओके देन बाय, थैंक यू।